गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षा सीरीज 8। बच्चों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें ताकि आपको सभी स्टेप्स अच्छे से समझ आ सके और आप उन्हें समझकर पेपर को अच्छे से हल कर सकें। वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों देखिए, क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, पेपर को अच्छे से देख लीजिए बच्चों। इस सेट का नाम है 2020 का है 347 WB। आज इस सेट का पहला पार्ट हम बच्चों हल करते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें पूछा है बच्चों, सही विकल्प चुनिए। विकल्प वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दिया है इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए हुए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सही विकल्प छांटना है बच्चों, सही विकल्प चुनिए। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हो गया आपका सही विकल्प चुनिए वाला। तो इसका पार्ट का देखिए स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इसमें पूछा है बच्चों, ठोस ए एक अति कठोर ठोस तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी है और बहुत उच्च ताप पर पिघलता है। वह किस प्रकार का ठोस है। बच्चों, क्वेश्चन को स्क्रीन पर अच्छे से देख लीजिए आप, ठीक है। देखिए क्या पूछा है, उसके 4 विकल्प हैं, वो हम आपको बताते हैं सही विकल्प इनमें से कौन सा है। पहला विकल्प दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन में पहला विकल्प दिया है आणविक ठोस। तो पहले हम क्वेश्चन की टोन को देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन में क्या है। एक बार क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में कहा है बच्चों, ठोस ए एक अति कठोर ठोस है और ठोस है, अति कठोर है, बहुत ज़्यादा कठोर है बच्चों। तो इन 4 विकल्पों में से आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस। बच्चों, जब पहला पॉइंट इसमें आ रहा है धातु ठोस ए अति कठोर ठोस है तो आणविक ठोस तो हो नहीं सकता। तो पहला विकल्प तो आपका बच्चों गलत है। आणविक ठोस कठोर नहीं होते हैं, बहुत कठोर नहीं होते आणविक ठोस। तो पहला विकल्प आपका गलत हो गया। उसके बाद आ गया बच्चों, गलित अवस्था में विद्युत रोधी है। ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें कह रहा है गलित अवस्था में विद्युत रोधी है। जब पिघला हुआ होता है तो विद्युत का चालन नहीं करता है। तो इसका भी बच्चों विकल्प आपका आयनिक ठोस भी नहीं रहा, क्योंकि आयनिक ठोस गलित अवस्था में आयनों में टूट जाते हैं और विद्युत के चालक होते हैं। इसमें कह रहा है विद्युत रोधी है, ठीक है बच्चों। इसके बाद बचे केवल 2 ऑप्शन। उसमें भी आगे क्वेश्चन में कह रहा है बहुत उच्च ताप पर पिघलता है। तो बच्चों इन दोनों में से एक ये है, एक ये है, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। दोनों ही उच्च ताप पर पिघलते हैं, ये सही हो जाएगा। कठोर है, कठोर भी धातु और ये दोनों होते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और है बच्चों, गलित अवस्था में विद्युत रोधी होता है। देखिए बच्चों, धात्विक ठोस ठोस अवस्था में भी और गलित अवस्था में जब पिघला दिए जाते हैं तब भी विद्युत की चालक होते हैं, विद्युत रोधी नहीं होते हैं। विद्युत रोधी का मतलब बच्चों बिजली उसमें से प्रवाहित नहीं होगी, इंसुलेटर। तो धातु इंसुलेटर नहीं होती है। तो बच्चों आपका ये भी विकल्प गलत हो गया। तो बचा एक सहसंयोजक ठोस। तो बच्चों यही आपका सही विकल्प है, ठीक है। तो पहले का सही विकल्प क्या हो गया क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का जो दिया हुआ है सहसंयोजक ठोस। तो बच्चों इसमें बात की जा रही है मुख्य रूप से हीरे की। डायमंड एक सहसंयोजक ठोस है जिसे परमाणविक ठोस भी कहते हैं बच्चों। वो बहुत कठोर होता है और पिघलने पर भी विद्युत रोधी होता है वो, और बहुत कठोर भी होता है, ठीक है। तो सही विकल्प हो गया सहसंयोजक
ठोस। स्क्रीन पर फर्स्ट का ख, इसमें पूछा है बच्चों निम्न में से न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है। इसमें बात की है बच्चों न्यूनतम हिमांक वाला विलयन। हिमांक किसका न्यूनतम होगा बच्चों? जिसके हिमांक में अधिकतम अवनमन होगा। ये क्वेश्चन है आपके विलयन वाले चैप्टर से, ठीक है। हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन जिसके ज़्यादा होगा, अवनमन का मतलब है बच्चों कमी, जिसके हिमांक में जितनी ज़्यादा कमी होगी उसी का हिमांक सबसे कम होगा। और एक और दूसरी बात है बच्चों, हिमांक में अवनमन अणुसंख्यक गुणधर्म है, ये कणों की संख्या पर निर्भर करता है। जितने ज़्यादा कोई पदार्थ घोलने पर, जल में घोलने पर आयन या कण दे देगा वो उतना ही ज़्यादा हिमांक में अवनमन करेगा, क्योंकि हिमांक में अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो बच्चों देखते हैं इनमें से कौन सा सही होगा। पोटेशियम सल्फेट, बच्चों पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2SO4। ये केवल आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ये विकल्प छांटना है केवल आपको। K2SO4 बच्चों इस तरह से आयनित होता है, देखिए 2K प्लस SO4 माइनस माइनस, तो टोटल 2 आयन इसके हैं बच्चों और एक आयन सल्फेट है। 2 पोटेशियम आयन, एक सल्फेट आयन, टोटल हो गए 3 आयन, ठीक है। ये 3 आयन दे रहा है। सोडियम क्लोराइड NaCl होता है बच्चों, जाता है किस किस में? Na प्लस Cl माइनस, एक सोडियम आयन देगा, एक क्लोराइड आयन देगा जल में घोलने पर, तो टोटल ये 2 आयन दे रहा है बच्चों। ग्लूकोज एक अणु है, सहसंयोजक अणु है, ये जल में घोलने पर आयनों में नहीं टूटेगा, तो केवल एक ही अणु देगा ग्लूकोज। यूरिया भी बच्चों एक कार्बनिक अणु है, सहसंयोजक अणु है, वो भी आयनित नहीं होता है, वो भी एक अणु देता है। तो देखिए बच्चों इनमें से चारों में से जो जितने ज़्यादा आयन या कण दे रहा है उसी के हिमांक में अवनमन उतना ही ज़्यादा होगा, अर्थात उसी का हिमांक सबसे कम होगा। तो स्पष्ट आपको दिख रहा है पोटेशियम सल्फेट में 3 कण बनेंगे, 3 आयन बनेंगे बच्चों। सोडियम क्लोराइड में 2, इन दोनों के 1-1, तो सबसे ज़्यादा आयन बनने बच्चों पोटेशियम सल्फेट में, तो सबसे न्यूनतम हिमांक हो जाएगा बच्चों आपका पोटेशियम सल्फेट। तो सही विकल्प हो गया आपका पोटेशियम सल्फेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसके बाद फर्स्ट का ग क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। निम्नलिखित 4 रंगीन लवणों के विलयन पृथक पृथक परख नलियों में रखे गए तथा प्रत्येक में तांबे की एक पट्टी डुबाई गई। कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाएगा? तांबे की पट्टी डुबाने पर विलयन बच्चों नीला तब होता है जब कॉपर प्लस आयनों में ऑक्सीकृत हो जाता है। जब कॉपर Cu++ के रूप में बच्चों विलयन में जाएगा तभी विलयन का रंग क्यूप्रिक आयन Cu++ आयनों के कारण नीला होगा। तो इनमें से चारों विलयन लवणों में से जिंक नाइट्रेट, कैडमियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट, इन चारों लवणों के विलयनों में से बच्चों इन चारों लवणों में से कौन सी धातु कॉपर के द्वारा तांबे की छड़ डुबोने पर तांबे के द्वारा रिप्लेस की जाएगी ताकि वो कॉपर नाइट्रेट बना सके, उस धातु को हटा कर स्वयं नाइट्रेट के साथ जुड़ सके? तो बच्चों इसके लिए हमको देखनी पड़ेगी विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे स्थित धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। तो बच्चों हाइड्रोजन के नीचे 5 तत्व हैं, देखिए कौन कौन से 5 तत्व हैं? हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर के बाद है बच्चों मरकरी, एजी के आगे है प्लेटिनम और प्लेटिनम के भी नीचे है गोल्ड। बच्चों विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे 5 तत्व हैं, कॉपर, मरकरी, एजी चांदी, प्लेटिनम और गोल्ड। इनमें से विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु ऊपर होती है वो अपने से नीचे स्थित धातुओं को उनके लवणों के विलयन से विस्थापित कर देती है और खुद उस लवण में जुड़ जाती है। स्पष्ट देख रहे हैं कॉपर के नीचे केवल एजी है, इनमें से ना तो जिंक है ना ही कैडमियम है। कॉपर से नीचे कॉपर जिनको रिप्लेस कर सकती है बच्चों, कॉपर से नीचे वाली धातुओं को रिप्लेस करेगी, कॉपर अपने से नीचे वाली धातुओं को। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है, उसमें हमने केवल 6 तत्वों को दिखाया, ठीक है। तो ना तो कॉपर के नीचे जिंक है तो ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा, ना ही कैडमियम है
ये भी गलत हो जाएगा, ना ही लेड है बच्चों। ये सभी जिंक, कैडमियम और लेड तीनों ही तत्व विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर हैं। कॉपर को ये विस्थापित कर देंगे, लेकिन कॉपर इन्हें विस्थापित नहीं कर सकती है। तो कॉपर से नीचे बच्चों केवल Ag है, चांदी। तो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? कॉपर की छड़ डुबोने पर विलयन का रंग नीला हो जाएगा, क्योंकि कॉपर Ag को, सिल्वर को अवक्षेपित करेगी, सिल्वर को रिप्लेस कर देगी, प्रतिस्थापित कर देगी, विस्थापित कर देगी, और बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट, क्यूप्रिक नाइट्रेट, और विलयन का रंग नीला हो जाएगा। तो सही विकल्प हो गया बच्चों आपका सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। इसके बाद फर्स्ट का घ, देखिए बच्चों इसमें पूछा है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग समीकरण होती है बच्चों, वो होती है dx/dt बराबर k इंटू एक्टिव मास a की घात 0। यानी कि शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अभिकारक a है तो उसका घात 0। कि इसमें पूछा है कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक क्या होगा। तो बच्चों इस k का मात्रक क्या होगा ये पूछा है इसमें। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समीकरण होती है dx/dt बराबर k इंटू a की घात 0, क्योंकि अभिकारक के 0 अणु की सांद्रता पर निर्भर करती है वेग, अर्थात अभिकारकों की सांद्रता पर वेग निर्भर नहीं करता शून्य कोटि में। तो किसी की घात 0 का मतलब होता है बच्चों 1, a की घात 0 का मतलब हो गया 1। तो dx/dt बराबर हो गया k। dx का मात्रक होता है बच्चों मोल प्रति लीटर। dx है सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता जिसमें परिवर्तन हो रहा है, इसका मात्रक होगा मोल प्रति लीटर, और t है समय, यानी कि सेकंड हो सकता है, सेकंड में दे रखा है तो ठीक है। तो मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों मोल प्रति लीटर। ध्यान से देखिए dx का मात्रक मोल प्रति लीटर, dt का मात्रक सेकंड, मोल प्रति लीटर बटे सेकंड, यानी कि मोल बटे लीटर सेकंड हो जाएगा। ये मोल प्रति लीटर ऊपर है, बटे सेकंड नीचे है, लीटर को नीचे ले आएंगे, मोल बटे लीटर सेकंड। अब इन दोनों को ऊपर लाएंगे तो हो जाएगा बच्चों शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो देखिए बच्चों इनमें से कौन सा होगा सेकंड इनवर्स, इसमें मोल नहीं दिया है, ये तो आपका नहीं है। इसके बाद लीटर मोल इनवर्स, इसमें तो मोल ऊपर आ रहा है, तो बच्चों ये भी इसका सही विकल्प नहीं है। इसके बाद है मोल लीटर इनवर्स, क्योंकि बटे में रहा है लीटर, मोल बटे लीटर, मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो मोल लीटर इनवर्स हो जाएगा। ये dt है सेकंड, तो ऊपर आएगी तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ये सही है आपका बच्चों, तीसरा विकल्प, चौथा भी नहीं है क्योंकि उसमें लीटर नहीं है। तो सही विकल्प कौन सा हो गया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसका सही विकल्प हो गया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों फर्स्ट का आना है। देखिए बच्चों इसमें पूछा है सबसे अधिक क्षारीय एमीन है। ध्यान से देख लीजिए बच्चों क्वेश्चन को। इसमें पूछा है फर्स्ट का आना में पूछा है सबसे अधिक क्षारीय एमीन है। 4 ऑप्शन है बच्चों, एथिलैमीन C2H5NH2 एथिलैमीन, उसके बाद CH3 का होल ट्वाइस NH मैथिलैमीन, यह है CH3NH2 मैथिल एमीन, और यह है C2H5 का होल ट्वाइस NH डाई एथिल एमीन। इन चारों में से बच्चों सबसे अधिक क्षारीय कौन सी होगी? तो हम आपको बताते हैं क्षारकता कैसे पता चलती है बच्चों। एमीनों की क्षारकता नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता पर निर्भर करती है। किसी अन्य आने वाले परमाणु के लिए जितनी आसानी से उपलब्ध होगा उसकी क्षारकता उतनी ही अधिक होगी। देखिए नाइट्रोजन के पास बच्चों कैसे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो हम आपको दिखा देते हैं। इसी को ले लेते हैं, मान लीजिए CH3NH2। तो देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड NH2। देखिए नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 का साझा इधर कर लिया H के साथ, 2 है H के साथ, एक का साझा, और एक का साझा CH3 के साथ किया। टोटल 3 सिंगल बॉन्ड है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया है नाइट्रोजन ने। 5 इलेक्ट्रॉन उसके पास होते हैं वाहितम कोश में, तो एक जोड़ा इसके पास बचा रहता है बच्चों। नाइट्रोजन के पास
एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बचा हुआ है जो कि उसका एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाता है। ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जितनी आसानी से दूसरे किसी भी समूह के लिए उपलब्ध रहेगा बच्चों, तो उस एमीन की क्षारकता उतनी ही अधिक होती है। तो अब देखते हैं इधर एथिल एमीन प्राथमिक एमीन है, और एथिल एमीन का बच्चों प्रेरणिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट करती है। H5 और N के बीच जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होगा बच्चों, वो आसानी से नाइट्रोजन की तरफ खिंचा रहेगा, तो इसकी क्षारकता बढ़ जाती है। इसके बाद है बच्चों डाई मैथिल एमीन। डाई मैथिल एमीन में बच्चों 2 मैथिल ग्रुप हैं। मैथिल ग्रुप का भी इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है, प्रेरणिक प्रभाव प्लस वाला होता है, यानी कि नाइट्रोजन के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को प्रोटेक्ट करती हैं आसानी से उसे किसी को भी देने के लिए। लेकिन उसी के साथ साथ बच्चों दोनों मैथिल समूह नाइट्रोजन के पास भीड़ क्रिएट करती हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करती हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है बच्चों जो नाइट्रोजन का ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, एक मैथिल ग्रुप इधर जुड़ा हुआ है, एक मैथिल ग्रुप इधर जुड़ा हुआ है, और ये H क्या है बच्चों इस तरह से होगा। ऐसा होगा, एक मान लीजिए इधर को जुड़ा हुआ है, ये H तो ऐसा है, एक यहाँ पे है, एक H इधर को, एक H इधर को, एक H इधर को। तो देखिए बच्चों ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म मैथिल ग्रुप के हाइड्रोजन परमाणुओं से ढका रहेगा। इसको कहते हैं बच्चों स्टेरिक हिंड्रेंस, दैशिक प्रभाव एक तरह से, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन का एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसकी अवेलेबिलिटी यानी कि उपलब्धता घट जाती है। जिस मैथिलएमीन से डाईमेथिलएमीन की क्षारकता कुछ ज़्यादा होगी, इससे सबसे ज़्यादा होती है बच्चों डाई एथिल एमीन की। क्यों? क्योंकि इसमें एक CH2 इस तरह से होगा, CH2 क्योंकि बड़ा ग्रुप है तो उसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट तो बढ़ता है नाइट्रोजन पर, लेकिन उसी के साथ साथ बच्चों ये एथिल ग्रुप थोड़ा बड़ा होता है, CH2 CH3 ऐसे दूर हट जाता है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, जिसके कारण स्टेरिक हिंड्रेंस उस जो नाइट्रोजन का एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो ढक नहीं पाता है। निम्नलिखित एमीनों में से सबसे अधिक क्षारीय होगी, तो इसका सही विकल्प है बच्चों डाई एथिल एमीन। लगभग देखिए बच्चों समान दिख रहे हैं, लेकिन ये मैथिल ग्रुप नाइट्रोजन के पास भीड़ क्रिएट करता है, यानी कि उसके एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ढकता है, जो आने वाले किसी ग्रुप के लिए उपलब्धता को घटा देता है, क्योंकि उसे ढक लेता है कार्बन के साथ तीनों H। लेकिन इसमें थोड़ा ग्रुप CH2 CH3 है तो दूर तक हटा हुआ है, इसलिए इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है और इसीलिए क्षारकता ज़्यादा होती है। उसके बाद है बच्चों अगला पहले का एस्कॉर्बिक अम्ल है एक। 4 विकल्प हैं बच्चों, क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें 4 विकल्प हैं, विटामिन C का, विटामिन A का, विटामिन D का, विटामिन B6 का। तो इसको छोड़ देते हैं बच्चों, पहले इनके नाम देख लेते हैं। विटामिन A का नाम होता है बच्चों रेटिनॉल, तो ये तो विकल्प आपका गलत हो गया, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल पूछ रहे हैं कि निम्न में से एस्कॉर्बिक अम्ल नाम किसका है, तो विटामिन A का रेटिनॉल है, ये तो एस्कॉर्बिक अम्ल नहीं है। विटामिन D का नाम होता है बच्चों कैल्सीफेरॉल, ये भी नहीं, ये भी गलत हो गया आपका विकल्प। चौथा विकल्प है विटामिन B6 जिसको बोलते हैं हम फॉलिक एसिड, तो बच्चों ये भी आपका विकल्प गलत हो गया। बचा एक पहला विटामिन C। विटामिन C का नाम बच्चों होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड, तो बच्चों यही आपका सही विकल्प है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 का बच्चों का देखिए स्क्रीन पर आपका, इसमें पूछा है बच्चों एक धात्विक तत्व का क्रिस्टल जालक घनीय है। इकाई कोष्ठिका के प्रत्येक किनारे की लंबाई 2 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है। धातु का घनत्व 2.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। आगे पूछा बच्चों इसमें 200 ग्राम धातु में इकाई कोष्ठिकाओं की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन को बच्चों अच्छे से देख लीजिए, इसमें 3 चीज़ दी हुई हैं, 2 चीज़ दी हुई हैं बच्चों। कोर की लंबाई दे रखी है A और धातु का घनत्व दे रखा है बच्चों। इसमें पूछा है 200 ग्राम में कितने इकाई कोष, कोष्ठिका का मतलब इकाई सेल, 200 ग्राम में कितनी इकाई कोष उपस्थित होंगी। तो बच्चों इसके लिए हमको क्या आवश्यक है,
1 इकाई कोश का द्रव्यमान, यदि हमको 1 इकाई कोश का द्रव्यमान पता चल जाए तो हम 200 ग्राम में कितनी इकाई कोश होंगी बच्चों आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या आपको दिया हुआ है। आपको दिया है बच्चों कोर की लंबाई स्मॉल ए बराबर दे रखा है बच्चों 2 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, और दूसरा दिया है बच्चों इसमें घनत्व डी। इकाई कोश का घनत्व कितना दे रखा है 2.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। दो चीज़ दी हैं और पूछ रहा है बच्चों 200 ग्राम में कितनी इकाई कोश उपस्थित होंगी। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन को अच्छे से देख लेंगे आप। अब इसे हल करते हैं। पदार्थ का या इकाई कोश का घनत्व का सूत्र था बच्चों, हमने बताया था आपको D बराबर Z इंटू M/NA इंटू A³, यानी कि घनत्व बराबर था Z था इकाई कोश में परमाणुओं की संख्या, M था बच्चों उस पदार्थ का परमाणु भार या अणुभार, Na था एवोगैड्रो संख्या, और A³ है बच्चों आयतन। इसी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए इसी को लिख सकते हैं ZM/NA इंटू 1/A³। A³ का मतलब बच्चों आयतन, क्योंकि घन का आयतन क्या होता है भुजा का घन। Z है परमाणुओं की संख्या, M है परमाणु भार, और Na है एवोगैड्रो संख्या। तो बच्चों इतना वाला पोर्शन, ये पोर्शन है, इसको कहते हैं हम इकाई कोश में उपस्थित सभी परमाणुओं का द्रव्यमान, अर्थात इकाई कोश का द्रव्यमान इंटू 1/A³ मतलब बटे घन का आयतन। तो इसी को लिख सकते हैं बच्चों D बराबर M/A³, जहाँ M इकाई कोश का द्रव्यमान है। बच्चों क्या होता है D बराबर घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, या M बराबर D × A³। D है घनत्व, A³ है बच्चों आयतन, यानी कि घनत्व गुणा आयतन। M बराबर VD होता है बच्चों, V है ये A³ और D है डेंसिटी, घनत्व गुणा आयतन का अंतर होता है बच्चों द्रव्यमान। इकाई कोश का द्रव्यमान निकाल लेंगे, मान रख देंगे। D का मान है बच्चों 2.5, और A का मान कितना है 2 × 10⁻⁻8। इसका पूरे का क्यूब करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि A³ है, A का मान इतना है तो इतने का घन, जो A का मान है उसका घन कर लेंगे। तो इसे हल करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 2.5 गुणा 2 का घन होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 और घात हो जाएंगी 8 × 24 10⁻⁻24। इसकी अब गुणा लगाएंगे बच्चों आगे। ये वाली लाइन बच्चों आपको लिखनी नहीं है, तो हमने आपको समझाया था, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। ये हो जाएगा, इसकी गुणा लगाएंगे 25 × 8 200, एक जीरो खत्म हो जाएगी उससे, तो आ जाएगा बराबर M बराबर 20 × 10⁻⁻24 ग्राम। एक इकाई कोश का द्रव्यमान आ गया बच्चों। तो अब क्या निकाल लेंगे 200 ग्राम में इकाई कोशों की संख्या। इकाई कोश का द्रव्यमान स्मॉल m बराबर कितना आया बच्चों 20 × 10⁻⁻24 ग्राम। तो अब चूंकि 20 × 10⁻⁻24 ग्राम में इकाई कोश की संख्या कितनी है बच्चों 20। चूंकि एक इकाई कोश का द्रव्यमान ये है, तो कह सकते हैं इतने ग्राम में इकाई कोश की संख्या 1, तो 1 अब लिख देंगे, इसलिए 1 ग्राम में इकाई कोशों की संख्या 1/20 × 10⁻⁻24। अब इसके बाद जितना दिया है बच्चों, पूछ रहा कितने में क्वेश्चन में 200 ग्राम में, तो लिख देंगे, इसलिए 200 ग्राम में
इकाई कोषों की संख्या बराबर हो जाएगा बच्चों 1 गुणा 200 बटे 20 गुणा 10 की घात -24। इससे काटेंगे बच्चों 20 से 10 बार कटेगा, ये माइनस का ऊपर जाके बन जाएगा बच्चों प्लस में, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 10 की घात 24 की घात एक ये है तो घात जुड़ जाएगी 24 1 25, इतने इकाई कोष। तो बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा। तो लिख देना नीचे 200 ग्राम में इकाई कोषों की संख्या बराबर 1 गुणा 10 की घात 25। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का ख, देखिए स्क्रीन पर। इसमें पूछा है बच्चों गन्ने की शक्कर के 1.17 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोलने पर विलायक का क्वथनांक 0.017 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। विलायक का अणुक उन्नयन स्थिरांक क्या होगा? ब्रैकेट में दिया है बच्चों गन्ने की शक्कर का अणुभार बराबर 342। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है स्मॉल w बराबर 1.17 ग्राम, कैपिटल W दे रखा है जल की मात्रा 25 ग्राम, और गन्ने की शक्कर का अणुभार यानी कि सुक्रोज का अणुभार दे रखा है बच्चों 342, और क्वथनांक में उन्नयन दिया है बच्चों 0.017 डिग्री सेल्सियस। पूछा है अणुक उन्नयन स्थिरांक। बच्चों इसमें आणविक उन्नयन स्थिरांक नहीं पूछा है, अणुक पूछा है, तो इसे हम मोलल उन्नयन स्थिरांक मान लेते हैं। ऐसा करना बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन में आप एग्जाम में जो इंग्लिश वर्जन होता है क्वेश्चन का, इंग्लिश पार्ट, उसमें आप देख लेना। यदि ऐसे समझ नहीं आ रहा हिंदी में तो वहाँ पर आप देख लेना, इंग्लिश में कहते हैं मोलल। ठीक है, हिंदी में भले ही कुछ दिया हो, यदि आणविक दिया होगा बच्चों तो उसका इंग्लिश में होगा मोलर। मोलर है तो 100 वाला सूत्र, मोलल है तो 1000 वाला सूत्र लगता है। ये भी बराबर क्या, तो इसमें लगेगा बच्चों 1000 वाला सूत्र। क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी बराबर होता है सूत्र 1000 गुणा KB गुणा स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणा कैपिटल W। हमसे पूछा KB का मान, तो इसे कैंची की गुणा कर लेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, KB बराबर हो जाएगा, या KB बराबर ये इसके साथ गुणा में पहुंच जाएंगे, डेल्टा टी गुणा स्मॉल m गुणा कैपिटल W, और ये बटे में आ जाएंगे 1000 और W गुणा बटे 1000 गुणा स्मॉल w। अब इनके मान रख देंगे बच्चों, तो KB बराबर हो जाएगा, देखिए डेल्टा टी का मान कितना है बच्चों 0.017 गुणा स्मॉल m 342 गुणा कैपिटल W, कैपिटल W का मान 25 ग्राम बटे 1000 गुणा स्मॉल w का मान है 1.17। इसको हल करते हैं बच्चों, तो देखिए 25 से इसे काट लेंगे, 25 चौका 100, 40 बार कट जाएगा बच्चों। अब इन दशमलव को कैंसिल कर लेते हैं, 2 अंक से 2 अंक इधर खिसकेगा तो ये हो जाएगा बच्चों ऊपर 1.7 गुणा 342 बटे 40 गुणा 117। ऊपर की गुणा ऊपर करेंगे बच्चों और नीचे की गुणा नीचे करेंगे, तो ये आ जाएगा ऊपर का इतना और नीचे का बच्चों इतना। अब इसमें भाग देंगे तो ये आता है, जब इसको हल करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 0.1242। इसको छोड़ देते हैं, KB बराबर इतने मोलल प्रति डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का ग, इस क्वेश्चन में दिया है बच्चों सिल्वर नाइट्रेट के किसी विलयन से 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करने में 1.2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने में कितना समय लगेगा? ब्रैकेट में दिया है बच्चों सिल्वर का परमाणु भार बराबर 108। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए बच्चों, इसमें 2 चीज़ दे रखी है। 10 ग्राम सिल्वर को प्राप्त करने के लिए 1.24 एम्पियर की धारा कितने समय तक प्रवाहित करनी पड़ेगी, ये समय पूछा है बच्चों T। ठीक है, और सिल्वर का अनुभार दिया हुआ है। देखिए क्या क्या आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन में दे रखा है W बराबर 10 ग्राम,
W मतलब मात्रा, सिल्वर की मात्रा। इसके अलावा धारा, विद्युत धारा का मान दे रखा है बच्चों, I बराबर दे रखा है 1.24 एम्पियर। I बराबर 1.24 एम्पियर। इसके अलावा बच्चों और दे रखा है सिल्वर का अणुभार, Ag का अणुभार स्मॉल m बराबर दे रखा है 108। अब पूछा है बच्चों समय t बराबर क्या, तो इसमें लगाना पड़ेगा हमें बच्चों फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। तो क्या लिखेंगे, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम से, फैराडे का प्रथम नियम W बराबर ZIT। ठीक है, यह है, हमको Z का मान निकालना है बच्चों। तो Z बराबर होता है E/96,500। बच्चों Z है जो भी विद्युत अपघट्य है, इसमें सिल्वर है, सिल्वर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इसका मान होता है बच्चों तुल्यांकी भार बटे 96,500। E का मान निकाल लेते हैं बच्चों, सिल्वर का तुल्यांकी भार E परमाणु भार बटे धन संयोजकता, केवल ऐसे Ag केवल प्लस के रूप में होता है, तो इसकी धन संयोजकता होती है बच्चों 1। E बराबर हो जाएगा, E बराबर परमाणु भार कितना है Ag का 108, 108 बटे 1 बराबर 108 का मान हो गया 108। अतः Z बराबर हो जाएगा बच्चों 108 बटे 96,500। अतः सिल्वर की मात्रा, सिल्वर की मात्रा W बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, Z की जगह रख देंगे हम ये मान, यानी कि यहाँ पे इस पे Z का मान है 108 बटे 96,500 गुणा IT, या हमको निकालना T का मान हम लिख सकते हैं, या T बराबर कैपिटल W गुणा 96,500 बटे ये इंटू में पहुंच गया, और 108 और I नीचे आ जाएंगे, 108 गुणा I। अब मान रख देंगे बच्चों, W का मान कितना है 10 गुणा 96,500 बटे 108 गुणा I का मान कितना है बच्चों 1.24। इसको हल करेंगे तो ऊपर का मान आ जाएगा 9,65,000 बटे नीचे आ जाएगा बच्चों 7205.79 सेकंड बराबर आ गया बच्चों 7,209.79 सेकंड। इसको घंटे में बदल देंगे बच्चों, इसमें 3600 का भाग देकर, क्योंकि 60 गुणा 60 मिनट 60 सेकंड, तो आ जाएगा T बराबर लगभग 2 घंटे। ठीक है, 2 आवर्स लगभग, ये हो गया आपका आंसर। 2 घंटे तक विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी बच्चों 1.24 एम्पियर की, तब 10 ग्राम चांदी मुक्त होगी। अगला क्वेश्चन 2 का घ, इसमें पूछा है ब्राउनी गति क्या है, इसका कारण क्या है। इसके आगे पूछा है बच्चों ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए, अब इसे हल करते हैं। तो हेडिंग बना लेंगे बच्चों ब्राउनी गति। कोलाइडी विलयन का निरीक्षण अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा करने पर कोलाइडी कण सदैव आगे पीछे टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करते हुए दिखाई देते हैं। कोलाइडी कणों की इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं बच्चों, कोलाइडी विलयन का निरीक्षण अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा करने पर कोलाइडी कण सदैव आगे पीछे टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करते हुए दिखाई देते हैं। कोलाइडी कणों की इस टेढ़ी मेढ़ी मतलब जिग जैग गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। देखिए बच्चों, इस तरह से मान लीजिए कोई कोलाइडी कण यहाँ से स्टार्ट है, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, किधर को भी जैसे आप चला सकते हैं उस तरह से, ऐसे गया, फिर उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे, उसके बाद ऐसे गया, फिर यहाँ तक गया, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, तो टेढ़ी मेढ़ी गति है, इनकी दिशा को निश्चित नहीं, रैंडमली इधर उधर गति करते हैं, इसको कहते हैं बच्चों ब्राउनी गति।
अब हेडिंग है ब्राउनी गति का कारण। 1873 में वीनर ने ब्राउनी गति के कारण पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इनके अनुसार ब्राउनी गति कोलाइडी कणों के परिक्षेपण माध्यम के अणुओं से टकराने के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट इसमें पूछा है बच्चों, ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले कारक। ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार हैं। नंबर 1, कोलाइडी कणों का आकार। कोलाइडी कणों का आकार बढ़ने के साथ साथ ब्राउनी गति का मान घटता जाता है। नंबर 2, परिक्षेपण माध्यम की सांद्रता। परिक्षेपण माध्यम की सांद्रता बढ़ने के साथ साथ ब्राउनी गति का मान घटता जाता है। तो यही मुख्य 2 कारक हैं बच्चों जो ब्राउनी गति को प्रभावित करते हैं। पहला है कोलाइडी कणों का आकार बढ़ने के साथ साथ घटेगी, और दूसरा है कोलाइडी विलयन की सांद्रता, अर्थात उसमें जो परिक्षिप्त प्रावस्था है उसकी सांद्रता बढ़ती है तो बच्चों ब्राउनी गति का मान घटता जाता है। आशा करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।